दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कुछ साल पहले की बात है दोस्तों। हम एक बार बीबीसी के स्टूडियो में बैठे थे और वहां पर बातचीत हो रही थी। एक कार्यक्रम के दौरान अचानक एक कमेंटेटर को, जो एक राइट विंग पार्टी से थे, किसी अन्य व्यक्ति को, जो दूसरा एक कमेंटेटर था, उसको एक तरह से वो कहते नजर आए कि भाई ये तो अर्बन नक्सल सोच है। ये बरसों पुरानी बात है। तो वो अर्बन नक्सल का जो टर्म है या शब्द है, वो पहली बार मैंने सुना था। फिर मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्यूमेंट्स में, उसके दस्तावेजों में, उसके कागजात में, उनके नेताओं के बयानों में ये काफी फ्रीक्वेंटली, काफी तेजी से ये आने लगा। बहुत आम आम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब किसी अपने आलोचक को देखते थे या कोई उनकी आलोचना करता था, उनके हिंदुत्ववादी नजरिए का, उनके सांप्रदायिक नजरिए का, उनके विभाजनकारी तौर तरीकों का, तो उसको फौरन वो अर्बन नक्सल कह देते थे। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती थी कि ये क्या कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि पहले कमेंटेटर जो बीजेपी के होते थे, जो उनके प्रवक्ता होते थे, वो कहते थे अब बड़े-बड़े नेता कहने लगे हैं। इतने बड़े-बड़े नेता की सोचिए मत, कल्पना नहीं कीजिए, संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं, वो बात ये कहने लगे हैं। अच्छा, ये मान लीजिए अपने किसी विरोधी को कहें, जो इनकी आलोचना करता है टेलीविजन पर बैठकर या किसी स्टूडियो में बैठकर, तो बात समझ में आती है कि गुस्से में कह रहे हैं, अब देशद्रोही कह दें, कुछ भी कह दें। इनकी तो आदत है, जिसको न ये पसंद ना करते हो, जिसको ये जिनकी विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल ना खाती हो, उसको फौरन देशद्रोही भी कह देते हैं। अब इस समय तो हालत ये हो गई है कि बीजेपी के लिए भारत की कोई प्रमुख पार्टी जो है, आमतौर पे कोई ऐसी पार्टी नहीं जो देशभक्त हो विपक्ष में। थोड़ी बहुत देशभक्ति जो बची है जेडीयू में, टीडी और टीडीपी जैसी पार्टियों में बची है। लेकिन बाकी सभी देश की पार्टियां जो आजादी की लड़ाई की अगुवाई क्यों न करती रही हो, सारी की सारी देशद्रोही हैं और वो अर्बन नक्सल उसके नेता हैं। अब कोई कल्पना कर सकता है कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन राहुल गांधी, उनको कोई भाजपाई नेता अर्बन नक्सल कहे? लेकिन कहा गया, कहा जा रहा है और आज कहा गया है। एक राज्य के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, एक केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह है, बेगूसराय से एमपी हैं, उनकी तरफ से, और भी कई नेताओं की तरफ से। मैंने तलाशने की कोशिश की कि ये पहली बार आज कहा गया है क्या, तो पता चला कि नहीं, राहुल गांधी को ये पहली बार नहीं कहा गया है। राहुल गांधी पर जब भी गुस्सा आता है, राहुल गांधी जब भी इनकी सरकार को परेशान ज्यादा कर देते हैं, ठीक उस समय अर्बन नक्सल का एडजेक्टिव इनके ऊपर थोप दिया जाता है। और मैंने देखा कि जनवरी महीने में भी 15 तारीख को एक बड़े बीजेपी के नेता ने इनको अर्बन नक्सल कहा था। हिंदू से लेकर और तमाम बड़े अखबारों में ये खबर छपी हुई है। तो ये देशद्रोही कभी कहते हैं किसी को, कभी कभी अर्बन नक्सल कहते हैं। आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं और बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छे टिप्पणीकार पंकज श्रीवास्तव जी को। पंकज जी, आप कैसे देखते हैं इस तरह का जो एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, बेहद आपत्तिजनक? और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में सबसे महत्वपूर्ण योद्धा और एक ऐसा नेता जो प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा नेता है देश में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इस देश का, सबसे पॉपुलर अपोजिशन लीडर है। कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? देखिए, एक बात तो सही है कि इस समय मोदी सरकार बुरी तरह डरी हुई है, घबरा रही है, मुझे जो लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई रहस्य हो, जिसमें कोई साजिश हो। वो सीधे सीधे जनता के सामने एक सच्चाई रख रहे हैं, जो जनता को जागृत करने के लिए विपक्ष के नेता का एक दायित्व भी है। इस सरकार ने किया क्या, उसे गलतफहमी ये हो गई कि उसने मीडिया पर कब्जा कर लिया। खास तौर पर जो मीडिया इस समय है वो कॉरपोरेट के अधीन है, और आप जानते हैं कि कॉरपोरेट और इस सरकार में किस तरह के रिश्ते हैं। कॉरपोरेट और मोदी सरकार एक तरह से गुत्थम गुत्था है, मतलब मैं विपरीत अर्थों में नहीं कह रहा हूं,
बल्कि आप उसे यूं कहें कि नाभिनालबद्ध जिसको हम कहते हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। और वो एक खास उसके लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए जिसके लिए मोदी सरकार लगातार काम करती आ रही है और कर रही है। खास तौर पर जो क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे, या वो वोट चोरी का अधिकार सवाल जिस तरह से उठा रहे हैं, और सिर्फ सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। समस्या यह है कि पहले की तरह वो कोई जिस तरह से रहा है कि प्रेस नोट एक जारी कर दिया, वो सब ना करके वो जनता के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इनका मुकाबला करे, क्योंकि उसने अब तक जो पूरा तौर तरीका अपनाया है कि पुरानी फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, हम सब उन्हीं को देखते हुए बड़े हुए हैं, कि जब एक कोई बड़ा माफिया होता था तो वो सामने रख देता था बंदूक और पैसे की गड्डी, रुपए की गड्डी, पिस्तौल और रुपए की गड्डी, कि इसमें से जो मन हो उठा लो। यानी या तो आदमी को डरा कर या आदमी को खरीद कर वो अपना काम करते रहे। और अफसोस की बात यह है कि भारत में मोदी सरकार ने जिस तरह की राजनीति की, खासतौर पर मोदी और शाह की जो जुगलबंदी है, उसने तमाम ऐसे लोगों को जिनको हम ये मानते थे कि उनका रहना समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है, उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण होना जरूरी है, वो सब या तो डर गए या वो बिक गए। उसमें एक आदमी ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी का नेता है, आपने कहा कि नेहरू का परिणाती है, और वो उस लेगेसी को लेकर चलने लगा जो कभी शायद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि बीच में शायद कांग्रेस भी उसको भूल गई थी। वो लेगेसी को लेकर जो हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के जो संकल्प हैं, जो मूल्य हैं, उनको लेकर एक आदमी न सिर्फ चलने लगा बल्कि उसने कहा अच्छा तो जेल जाना है, अच्छा तो हमें आप ईडी का बुलाकर हमसे आप पूछताछ करें, ठीक है करिए 2 दिन 4 दिन। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ये बताओ, जब मैं जेल देखता हूं, मैं कोई हवालात देखता हूं, तो मुझे लगता है कि नेहरू जी तो 10 साल जेल रहे, तो मुझे भी रहना चाहिए। तो एक आदमी जो ना बिकने को तैयार है, ना वो जेल जाने से डर रहा है, उसके साथ ये डील कैसे करें, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप में उस राजनीतिक प्रक्रिया को खत्म कर दिया जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई थी। ये जरूर है कि उसने बहुत ज्यादा एक कम्युनल पॉलिटिक्स की, लेकिन ये तो हम मानेंगे कि इस देश की जनता के बीच वो गई और जनता के एक बड़े हिस्से को उसने कम्युनलाइज किया। अब वो ये चाहती कि उसके हाथ में सत्ता आ जाए और वो चाहे जैसा करे, लेकिन राहुल गांधी इस देश की जनता के सवालों को लेकर जब खड़े होते हैं तो वो उनको अर्बन नक्सल कह देते हैं। मुझे तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इस देश में नक्सलियों को या अर्बन नक्सल को इतनी प्रतिष्ठा कब मिली कि जो आदमी सच बोल रहा है, जो कह रहा है कि संविधान की बात या संविधान के अधिकार की बात जो कर रहा है, जो लोगों के रोजगार की बात कर रहा है, उन सबको आप नक्सल कह दीजिए। तो इसका तो मतलब ये है कि आपने खुद नक्सल शब्द को या नक्सलियों को जो ये कहते रहे हैं कि संविधान से इस देश का भला नहीं हो सकता है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दरअसल भारत में एक जनक्रांति होनी चाहिए, आप तो खुद ये आह्वान कर रहे हैं। और मैं मतलब इतिहास का एक सामान्य सा विद्यार्थी हूं और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन सत्ताओं ने अहिंसा और अहिंसक आंदोलन के लिए जगह नहीं छोड़ी है, वो हिंसक क्रांतियों द्वारा निगले गए हैं। तो ये जरूर है कि आपने पहली बात तो ये किया कि जो अहिंसक ढंग से जो लोग आंदोलन करते हैं उनको मीडिया से गायब कर दिया, उनके लिए कोई स्पेस नहीं रहने दी। वो अलग बात है कि इस देश में आप जैसे लोगों ने, तमाम लोगों ने जो कभी मुख्यधारा के स्टार हुआ करते थे, उन्होंने जो भी संभव प्लेटफॉर्म थे, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया के जितने भी, हालांकि वहां भी बड़ा नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उसका नतीजा यह है कि जनता के बीच आज आपकी साख कहीं ज्यादा है। जो बड़े बड़े चैनल्स में बैठे हुए करोड़ों का जो पैकेज लेकर बैठे हैं, उनकी कोई साख नहीं। और ये बात मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही कि इसको डील कैसे करें। आपको याद होगा कि मुसोलिनी ने जो फासिज्म का उदाहरण दिया, उसने कहा कि फासिज्म इज इक्वल टू कॉर्पोरेट प्लस स्टेट। तो कॉर्पोरेट और स्टेट का जहां पर एक संबंध बनता है, वो फिर फासिज्म की पूरी एक धारा बन जाती है, फासिज्म की स्थिति पैदा होती है। भारत में आज वही स्थिति है। दिक्कत यह है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी कई बार संस्थाएं कुछ ऐसी काम कर देती हैं कि समस्या हो रही है। ये सरकार, दुनिया में जो लोग भी डेमोक्रेसी का इंडेक्स बना रहे हैं, उनका कहना है कि भारत
निर्वाचित तानाशाही की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। यहाँ सिर्फ चुनाव हो रहा है, चुनाव के नाम पर एक शपथ ग्रहण और जीत का एक पूरा नाटक हो रहा है, लेकिन ये तय है कि कौन जीत रहा है। अरे भाई, पुतिन भी 90% से ज्यादा वोट पाके जीत जाते हैं। और अगर नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल है वो जो किम उन जो भी है, उनका नाम में ठीक से नहीं याद आ रहा है, वो शायद 99% वोट पा जाएंगे। तो क्या हम भारत को उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं? तो एक गंभीर स्थिति है। ये बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता हमारे आपके सबके दिल में रहे, कि चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से काम करता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो फिर इसका अर्थ ये होगा कि लोगों का भरोसा इस जो हमारा जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उससे हट जाएगा। और उसके बाद तो फिर क्या बचता है? आप नक्सल, अर्बन नक्सल अभी कह रहे हैं, सचमुच कहीं वही स्थिति ना आ जाए, ये गंभीर बात है। इसको सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जी पंकज जी, देखिए, गिरिराज सिंह हो, निशिकांत दुबे हो, या पार्टी के प्रवक्ता जो टेलीविजन चैनलों पर जाते हैं और वहां पर जो भी स्थितियां बनती हैं टेलीविजन के डिबेट में, आप जानते ही हैं, उसके बारे में कहना नहीं है मुझे। वहां शोर शराबा ज्यादा होता है, विचार विमर्श तो बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आमतौर पे बीजेपी में एक प्रबुद्ध नेता के तौर पे माना जाता है। वो मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस के चहेते हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि भविष्य में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर, यहां तक कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और उन्होंने आज राहुल गांधी को अर्बन नक्सल क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की जेएनजी पीढ़ी जो नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं, वहां पर जो पीढ़ी है बहुत चर्चित हुई है, जेएनजी पीढ़ी, इस पीढ़ी से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को गिराने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी के सलाहकारों की सोच अर्बन नक्सल जैसी है, उनका संविधान पर भरोसा नहीं है, और फिर वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल जैसी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जेएनजी जो है उससे विद्रोह का एक तरह से उसको संकेत दे रहे हैं। तो ये बात जो वो कह रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में ये कहना राहुल गांधी का कि वे संविधान की रक्षा की लड़ाई में उतरेंगे और मैं उनके साथ रहूंगा, इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? संविधान की रक्षा ये तो एक बहुत ही पवित्र काम है देश के किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति का। ये तो मैं समझता हूं बीजेपी को भी संविधान की रक्षा में उतरना चाहिए। इसमें क्या गलत है? बिल्कुल। और मैंने भी वो ट्वीट, या माफ करिएगा वो तो एक्स है, वो पोस्ट पढ़ा है, और उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये युवा हैं, छात्र हैं, जेनजी हैं, ये सब लोग संविधान की रक्षा करेंगे और मैं इनका साथ दूंगा, इनके साथ खड़ा हूं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा काम लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं है। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि विपक्ष के परिसर में सिर्फ विपक्ष का दल नहीं होता है। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने कल जो कहा, हमारा काम केवल संविधान की रक्षा नहीं है, संविधान की रक्षा का शब्द उन्होंने यूज किया। जी बोलिए। लोकतंत्र की रक्षा मैंने सुना, हो सकता है गलत, तो बहरहाल जो भी है, संविधान या लोकतंत्र, उसका आशय यह है कि विपक्ष का जो परिसर है वो बहुत बड़ा होता है। वो केवल एक आदमी, नेता प्रतिपक्ष या एक विपक्षी दल से लोकतंत्र नहीं बचेगा। उसके लिए सभी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो हमारा चुनाव आयोग हो, चाहे वो हमारा कोर्ट हो, अदालत हो, न्यायपालिका हो, उन सबकी जिम्मेदारी है। तो वो कल उन्होंने बहुत साफ कहा है कि उनका काम सच्चाई को सामने रखना। वो अपनी सीमा भी बता रहे थे और यहीं पे वो तय एक स्पष्ट भी कर रहे हैं कि उनका कोई इरादा इस देश में अराजकता फैलाना नहीं है। उन्होंने तो ये कहा कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सच्चाई को सामने रखना। और अगर इस देश में वोट चोरी हो रही है और कैसे हो रही है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के नाम डिलीट कर रहे हैं, जिनका डिलीट हो रहा है या जिनकी शिकायत में डिलीट हो रहा है, उसका उन्हें पता ही नहीं है। तो एक बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि अगर इसको बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इसका मतलब भारत का पूरा जो लोकतंत्र है वो अपहृत हो चुका है। और अभी गार्जियन में एक बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन आया है जिसमें बताया गया एक आदमी ने कि कैसे उसने 30 देशों के उसको प्रभावित किया है चुनाव को, और उसमें भारत भी एक है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर
राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जेनजी छात्र और युवा इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाएं, तो इससे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मतलब आप जो नेपाल में जेनजी निकले थे वो संविधान बचाने नहीं निकले थे, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, उन्होंने संसद में आग लगा दी, उन्होंने प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीटा और उनकी पत्नी को आग लगा दी। तो ये तो भारत में किसी ने नहीं कहा, ना राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आइए संविधान बचाइए, या ये संविधान बचाएंगे और मैं इनके साथ रहूंगा, इनके साथ हूं। इसका मतलब है कि वो हमें उस गाने की याद दिला रहे हैं कि हम लाए थे तूफान को कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। वो तो नई पीढ़ी का आह्वान कर रहे हैं कि हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, सच्चाई सामने ला रहे हैं, अब आपके ऊपर है। और जेनजी को लेकर जो इतने परेशान है, अरे जेनजी इस देश का वोटर है। इस देश में 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो वोटर हैं, और उनका एक दायित्व है कि इस देश के लोकतंत्र को वो समझें और उसको बचाएं। और जेनजी शब्द से अगर आपको समस्या है तो आप ये भी जानिए, जेनजी वो है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ बड़ा हुआ है, तो वो टेक्नोलॉजी अच्छी तरह समझता है। और इसलिए वो समझता है कि जब इस देश के चुनाव आयोग से कहा जाता है कि आप जो है आईपी एड्रेस दीजिए, लोकेशन डिवाइस दीजिए जिनके जरिए वोट डिलीट हुए हैं, तो दरअसल जेनजी ज्यादा आसानी से इस बात को समझेगा। तो जेनजी शब्द से अगर वो नेपाल के अपने को समझ रहे हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि इस देश में जेनजी के साथ भारतीय जनता पार्टी व्यवहार क्या कर रही है। कहीं पर वो पेपर लीक हो रहा है, कहीं वो रोजगार मांगते हैं तो उनपे लाठियां पड़ रही हैं, कहीं उनके आरक्षण को बाकायदा हजम कर लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश के बावजूद ओबीसी के 68,000 आरक्षित पदों को ये सरकार पचा गई। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक में लाठियां चल रही नौजवानों पर। तो अगर नौजवानों पर लाठियां चल रही हैं, उनके रोजगार का प्रश्न है, सरकार उनके खिलाफ खड़ी हुई है, तो उसको अधिकार है कि ऐसी सरकार को वो उखाड़ फेंके, जाहिर है हिंसक तरीके से। और ये सरकार जो कभी इस देश में इमरजेंसी विरोधी आंदोलन में जब वो शामिल हुए थे, ये लोग बीजेपी के लोग, जिसने इनको पहली बार एक तरह से कहा जाए इतनी बड़ी लेजिटिमेसी दी, उसमें तो सीधे सीधे कहा गया था सेना और पुलिस से कि आप इस देश की सरकार का आदेश मत मानिए। आपको याद होगा 25 जून 1975 को क्या भाषण दिया था जयप्रकाश नारायण ने देश के रामलीला मैदान में दिल्ली में। वैसा तो कोई भाषण राहुल गांधी ने आज तक कहीं दिया नहीं। हर जगह वो अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात करते हैं। अगर जेनजी मोहब्बत की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध अगर है या उसे इसमें खतरा लगता है, तो उसे अपने कर्मों या कुकर्मों की ओर एक बार देखना चाहिए कि वो कर क्या रही है इस देश में। वो चाहे जल जंगल जमीन की लूट में जिस तरह शामिल है, इस देश में उसने इस देश के कॉरपोरेट्स के लिए जिस तरह काम किया है, जिस तरह इसने हमारा जो चुनाव आयोग है जिसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, जिस पर सबका विश्वास हो, इस भरोसे के लिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखिए चयन समिति में, और आपने कानून बनाया और उनको आपने हटा दिया। तो आपने तो पहले दिन से ये कोशिश की कि चुनाव आयुक्त आपकी मर्जी का हो। उसके बाद आपने एक और कानून बना दिया कि अगर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कोई भी अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिस पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है, तो उन पर जीवन पर्यंत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप किस बात से डर रहे हैं? यानी कल अगर एक कानून बने जिसमें कहा जाए कि उर्मिलेश जी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है कि उर्मिलेश जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आप जिनसे उनको बचाना चाहते हैं। तो ये तो इसका अर्थ सीधे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए कोई बहुत बड़ा स्कैंडल इस देश में कर रही है, और उसे डर है कि आज नहीं कल अगर ये खुला 10 साल बाद भी तो चुनाव आयुक्तों पर मुकदमा चल सकता है। तो उसने ऐसा कानून बना दिया कि चुनाव आयुक्तों पर जीवन पर्यंत कोई मुकदमा नहीं चल सकता, और ये सुविधा इस देश के राष्ट्रपति को भी नहीं। तो आप सोचिए कि आप अपने जो आपके कानून है, जो आपका कर्म है, हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है इनको चुनाव का जो पूरा वो डेटा है, आप वीडियोग्राफी है वो दीजिए। आपने फिर कानून बदल दिया कि हम नहीं दे सकते।
तो जिस देश में ट्रांसपेरेंसी की इतनी बात होती थी, जिस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए लंबी लड़ाई हुई, आपने वो सब पलट दिया और जनता के हाथ में जो अधिकार आए थे उन अधिकारों को आपने कानून के जरिए बदल दिया। बहुमत होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ऐसे कानून बनाए जो जनता को कमजोर करे, जो नागरिकों के अधिकार को छीन ले। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार है, आपका अधिकार कानून बनाना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कानून बना दें कि लोग चाहे जिसकी हत्या करें सजा नहीं मिलेगी। आप ये कानून क्या बना सकते हैं? जाहिर है आप बना सकते हैं, आप कहिए कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन ये तो संभव नहीं है ना। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात पंकज जी ने आपने कही है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की, संघ परिवार के अंदर की ये बौखलाहट है कि वो राहुल गांधी जो हमेशा लोकतांत्रिक आचरण करते हैं, कभी भी संवैधानिकता से भटकते नहीं हैं, किसी भी तरह का फालतू आह्वान नहीं करते हैं, जैसा आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, और जेपी मूवमेंट के समय भी जो जो आपने हवाला अभी दिया, उस वक्त भी न जाने किस किस तरह के आह्वान होते थे। तो ये बात कम से कम राहुल गांधी पर लागू नहीं होती है। इसके बावजूद अगर आप उनको अर्बन नक्सल, देश विरोधी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या कहना चाहते हैं, तो ये आपका आप जानिए, लेकिन देश की जनता तो सब देख रही है। और मैं समझता हूं देश की जनता ही अल्टीमेटली न्याय करेगी। और इसी न्याय की बात राहुल गांधी नौजवानों से कह रहे हैं कि वो इस देश की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें, अपने लोकतंत्र को बचाएं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आपको कैसी बात लगी हमारी और पंकज जी की, जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना और हमारे चैनल को आप देखते हैं। शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी कहें। आदाब, नमस्कार, शुक्रिया पंकज जी।